नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो सभी और सभी अपनी पढ़ाई को दिन ब दिन बेहतरीन करने की एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ तैयार हो। तो बच्चों, कल हमने डिस्कस कर लिया था 1857 की क्रांति के विद्रोह के परिणाम जो रहे। अब मैं आपको बताऊं, होलसम रूप में 1857 का विद्रोह यदि कंक्लूजन पे जाता है तो दूरगामी और अल्पकालीन दो तरीके से यदि हम इसकी समीक्षा करते हैं। दो तरीके से कैसे कि यदि हम 1857 के क्रांति की जो अब माने कि ये सफल हुई या असफल हुई, तो तात्कालिक रूप में तो ये असफल थी। जो निश्चित उद्देश्य थे वो पूरे नहीं किए गए। विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजी सल्तनत, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। जैसे कैम्पबेल, हैवलॉक, निकलसन और ये जितने भी अंग्रेज सेनापति थे, इन्होंने जगह जगह पर जितने भी विद्रोही थे उनको पकड़ के या तो फांसी दे दी गई, किसी को कोई देश से इनके डर से देश छोड़ के भाग गया। तो इस तरीके से इस विद्रोह को अनसमय में कुचल दिया गया। अब यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि जैसे कि तो पूरी तरीके से 1857 को कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब यदि ये असफल हो गया। तो यदि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में, तो आपको जो इसका जवाब लिखना है बड़ा जहाँ तक है इसके संबंध में बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न आपका इस तरीके से रहेगा। देखो, 1857 में बच्चों सीधे सीधे से बड़े क्वेश्चन तीन ही तरीके के बनते हैं। पहला वो पूछेगा 1857 के विद्रोह के कारण, जिसका मैं PDF शेयर कर चुकी हूँ। पर अगर आप लोगों को लगता है तो आप मुझे मैसेज, जो अपना WhatsApp ग्रुप है उस पर फीडबैक भेज दीजिए। यदि आप लोगों को लगता है PDF में आप लोगों को कारण क्लियर नहीं है तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगी। उस दिन किसी वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद मैंने 1857 के विद्रोह की प्रकृति पे वीडियो बनाया है, उसका अच्छे से आप लोगों के साथ वाद विवाद किया। इसके बाद परिणाम का बनाया और आज मैं क्रांति की असफलता के कारण आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कि क्या क्रांति सफल थी या असफल थी। तो सबसे पहले यदि इसका आंसर हम लिखते हैं तो अपने दूरगामी रूप में कोई भी क्रांति कभी भी असफल नहीं होती बच्चों। हर क्रांति का, देखो आप लोग यूँ सोचिए कि कोई क्रांति हुई, क्रांति शब्द कहाँ से आया, क्रांति होती क्या है बेसिकली। मतलब ये जितनी भी क्रांतियाँ होती हैं उनके नाम पे हम क्रांति शब्द लगा देते हैं। तो आप यूँ बताएं पहले तो मुझे, थोड़ा सा मैं आपसे एक तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन रख रही हूँ आप लोगों के सामने। आप विचार विमर्श कीजिएगा आपस में ही और थोड़े अपने दिमाग पे जोर डालिएगा कि क्रांति वाकई में होती क्या है। एक इतिहास के विद्यार्थी हो आप, इस नाते ये आपकी थोड़ा कर्तव्य बनता है कि आपको इस बारे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको इस बारे में बताऊँ। तो क्रांति बच्चों बात करें यदि समाज में आमूल चूल परिवर्तन की एक व्यवस्था होती है, ठीक है। समाज में प्रचलित जो सिस्टम है, परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है, उसमें यदि हम कोई संस्था, कोई व्यक्ति समूह, कोई राज्य, जनमत यदि मिलके पूरी तरीके से आमूल चूल बदलाव कर देता है तो वो क्रांति मानी जाती है। तो अब मुझे ये बताओ, आपको लगा कि 1857 ने कुछ ऐसा वैचारिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सैन्य रूप में आमूलचूल परिवर्तन किया? आप इसके बारे में पूरा पढ़ना और सोचना कि ये जो मेरा क्वेश्चन है कि क्या वाकई में आप लोगों को लग रहा है कि ये क्रांति थी क्या, है ना। और इसके बाद में कल वाले वीडियो में हम इसका विश्लेषण करेंगे। फिर आज तो यूँ समझ लिया आपके लिए होमवर्क है ये मेरा कि सोच के मेरे 1857 के जितने वीडियो हैं, आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप पढ़िएगा, मेरे वीडियोज़ को सुनिएगा। उसके बाद आपका कंक्लूज़न क्या कहता है ये मुझे जानना है। तो मैं इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी। अब मुझे ये बताओ पहले तो, जो ठीक है जो मुझे बताना था, अब यहाँ आप अब तात्कालिक रूप से असफल रही तो असफलता के कारण भी रहे होंगे। तो पहला जो कारण था वो था क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ हो जाना। यानी क्रांति निश्चित ही थी कि 31 मई को हम क्रांति का झंडा लहराएंगे, लेकिन चर्बी वाले कारतूस हुई घटना के कारण ये मार्च में ही प्रारंभ हो गई। अतः क्रांतिकारियों की समस्त योजनाएं अस्त व्यस्त हो गई। तो दूसरा पॉइंट, योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह के नेताओं का कार्य क्षेत्र
दूसरा कारण था योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह के नेताओं का कार्य क्षेत्र सीमित रहा। कार्य क्षेत्र था हर किसी नेता का सीमित था। दिल्ली का अलग नेता, झांसी की अलग नेता, इस तरह कार्य क्षेत्र बटा हुआ था। निश्चित योजना के आधार पर वे लोग साथ मिलकर काम ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र अलग अलग था, दूरी पे था। उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया, एक साथ मिलकर कार्य ही नहीं कर सके। भारतीय नेताओं में साहस और वीरता तो थी, लेकिन कूटनीतिकता और सैन्य संचालन का अभाव था। उन नेताओं ने सैन्य संचालन का कोई प्रशिक्षण पहले लिया नहीं, उनको आदत नहीं, अतः वे निकलसन, आउट्रम, हैवलॉक, कैम्पबेल जैसे योग्य सेनापतियों के सामने टिक नहीं सके। अब तीसरा, देसी नरेश और सामंतों की गद्दारी। सिख और गोरखों ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। 3 सैनिक रेजिमेंट जिसमें एक ने विद्रोह का झंडा गाड़ा था, बाकी सिख और गोरखों ने इसे दबाने में मदद की थी। सिंधिया, होलकर, हैदराबाद का निजाम अंत तक भी अंग्रेजों का वफादार बना रहा। अब आप देखिए फूट है यहाँ इनमें। सिंधिया, होलकर वैसे ही उनके साथ जा रहे थे, हैदराबाद का निजाम भी उनके साथ था। तो आप बताइए ये विद्रोह तो तात्कालिक रूप से सफल कैसे हो सकता था। अब अपन देखते हैं चौथा, जन समर्थन का अभाव। उच्च और मध्यम शिक्षित वर्ग था और जो व्यापारी वर्ग था वो इस विद्रोह में शामिल ही नहीं हुआ। अब आप सोच रहे हैं क्यों नहीं शामिल हुआ, बल्कि उच्च मध्यम वर्ग को तो शामिल होना चाहिए था। आप देखिए इससे पहले अंग्रेजों ने कुछ इनिशिएटिव किए थे हमारे समाज में। शिक्षा की व्यवस्था कर चुका था अंग्रेजी समाज यहाँ के लिए। 1813 का जो एक्ट आया था उसमें 1 लाख भारतीय समाज पे 1 लाख की शिक्षा व्यवस्था पे खर्च करने का निर्धारण किया गया अंग्रेजी अधिनियम में। दूसरा, रेल 1853 में आ चुकी थी, ठीक है। डाक तार भी 1853 में आ चुके थे। डलहौजी ने इन सबको प्रारंभ कर दिया था। तो इनके विरोध को जो भारतीय समाज इनका विरोध कर रहा था, इनके विरोध को जो पढ़ा लिखा उच्च मध्यम शिक्षित वर्ग गलत मानता था। व्यापारी वर्ग भी गलत मानता था यदि जन समाज उनका विरोध कर रहा है कि इतनी अच्छी चीज़ें इनका विरोध क्यों हो रहा है। इसीलिए वो इस क्रांति में जनसाधारण के साथ नहीं शामिल हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी वैज्ञानिक चीज़ हमें दी जा रही है, जनसाधारण समझ ही नहीं पा रहा उनका फ़ायदा, इसलिए हम क्यों शामिल होंगे उनके साथ इस विद्रोह में, और इसे सहयोग नहीं मिला। क्रांति का नेतृत्व सामंतों के हाथ में था, तो कृषक वर्ग ने इसमें सहयोग नहीं दिया, क्योंकि कृषकों को सामंती शोषण व्यवस्था के फिर से लौटाने का डर था, क्योंकि अंग्रेजी भूमि सुधारों से लाभ अंग्रेज थे जो भूमि सुधारों की जो रैयतवाड़ी पद्धति थी वो सब लागू कर चुके थे, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त। तो उनको लगा इन सामंतों से अच्छे तो अंग्रेज है, तो हम क्यों शामिल होंगे इनके खिलाफ। ठीक है बच्चों, अब समझ में आया। अब हम 5वें पॉइंट पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय एकता और निश्चित उद्देश्यों का अभाव था। 1857 तक भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो पाया था। बहादुर शाह को भारत का सम्राट मानने को कुछ हिंदू राजा तैयार नहीं थे। अधिकांश राजा अपने राज्यों की पुनः प्राप्ति और निजी स्वार्थों में ही इनका जो कारण था ना सबका इसमें शामिल होने का बच्चों, वो था जनरली कि ये अपने अपने राज्यों को जो अंग्रेज हड़प चुके थे इससे पहले वो वापस प्राप्त करना चाहते थे। उनका कोई कॉमन उद्देश्य था नहीं, यहाँ पे सबका अपना अपना निजी हित था अलग अलग। तो ऐसे में कोई भी इतना बड़ा क्रांति में तो होता ही है कि ये है कि भाई आमूल चूल आप समाज में परिवर्तन चाहते हो क्रांति के द्वारा, तो आपकी उद्देश्य भी पूरा एक होना चाहिए। आपके उद्देश्य तो अलग अलग है। एक राजा अपना राज्य प्राप्त करना चाहता है, उसे अंग्रेजों को बाहर निकालने से कोई मतलब नहीं है, उसे उसकी नीतियों के परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में ये विद्रोह पूरी तरीके से कैसे सफल होता, इस पर शंका शुरू से ही थी। और राष्ट्रीय एकता तो अभी है ही नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना तो अभी पूरी तरीके से यहाँ तो सिर्फ बीज एक रूप में वो डली है, बाकी आगे जाके ही राष्ट्रीयता की भावना स्थापित होगी जनसाधारण में। अधिकांश राजा और राज्य अपने ही स्वार्थों में लगे हुए थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थिति और सफल कूटनीति। विद्रोह के समय चीन और क्रीमिया के युद्ध समाप्त हो चुके थे, अतः अंग्रेज विद्रोह के दमन में एकाग्र होकर सफल कूटनीति द्वारा अंग्रेजों के जो अपनी जो पैतरे थे वो चल चुके थे और सफल भी रहे। इसके अलावा अंग्रेजों ने सिख, गोरखों, मराठियों को अपनी ओर मिला लिया और विद्रोह के दमन में सफल रहे। तो यहाँ यूँ समझ लीजिए कि उनका भाग्य भी उजला था, तो परिस्थितियाँ उनके साथ थी। इससे पहले वो चीन के साथ अफीम युद्ध में बिजी थे 1843 वगैरह में, जो जितने भी चीन के साथ जो अफीम युद्ध थोप दिए थे अंग्रेजों ने, उसमें बिजी थे।
क्रीमिया के साथ क्रीमिया संकट चल रहा था इनका, तो इनकी सेना वहाँ पे बटी हुई थी। लेकिन आप देखिए जब 1857 में विद्रोह हुआ उस समय दोनों से वो फ्री हो गए और अपनी पूरी सेना, पूरी अपनी सैन्य शक्ति को इधर 1857 में विद्रोह में झोंक दिया। अब बात करें कि ये क्या सफल रहा, तो बच्चों देखो तात्कालिक रूप से तो हमें आंसर में इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ कि दो तरीके से इसकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन हम करेंगे, एक तो तात्कालिक रूप से, एक दीर्घकालिक रूप से। तात्कालिक रूप से यानी उस समय को देखते हुए, उस समय के परिणामों को देखते हुए जो उस समय प्रभाव छोड़े उस हिसाब से तो ये असफल था। किंतु यदि दूरगामी प्रभाव देखा जाए बच्चों तो ये 1857 का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय इतिहास में, जिसने अंग्रेजों की नीतियों को बदल दिया, कंपनी के शासन को यहाँ समाप्त कर दिया। आगे जो कंपनी थी अब उसका जो अधिनियम चार्टर थे वो समाप्त कर दिए गए, सीधा ब्रिटिश संसद ने यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लिया। और आप देखिए कि पहली बार जनमत ने ये महसूस किया कि यदि हम एकता के साथ इस तरह का विद्रोह का झंडा गाड़ते हैं तो देखिए अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को बदल लिया। यदि ये सफल हो जाता, हम थोड़े से ज़्यादा एकजुट हो जाते, सारा भारत में इसमें शामिल हो जाता, तो सोचिए कि अंग्रेजों को तो आज के आज पलायन करना पड़ जाता। तो भारतीय जनमानस इस स्थिति से रूबरू हो चुका था। उन्हें अब समझ में आने लगा था कि आगे क्या करना है हमें इनके खिलाफ। तो बच्चों आई थिंक मैं अपना जो मैं समझाना चाह रही थी आप लोगों को वो मैं समझा चुकी हूँ। और हाँ, आज का मेरा होमवर्क ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं डिस्कस करूँगी कल इस बारे में कि क्रांति क्या थी, क्या वाकई में 1857 की क्रांति थी या कुछ और था। देखिए जनरली ये क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो बहुत कभी कभी, हालांकि आपके बीए में तो ये नहीं पूछा जाएगा, पर एक जनरल समझ के लिए मैं जरूर जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपको कितना समझ में आया। फर्दर आपके कंसेप्ट भी इस बारे में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे कभी कभी इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाता है, ये बहुत ही भारतीय आधुनिक मॉडर्न इंडिया का जो है बहुत हिट टॉपिक है, जो हर इंटरव्यू का एक तरीके से सेंटर पॉइंट होता है, इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा आपको बताना चाह रही हूँ। आज के लिए इतना ही।